अज़ीज़ दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। अगर मैं आपसे कहूँ कि पार्टीशन के वक्त हिंदू मुसलमान या इस साइड के लोग उस साइड के लोग अलग नहीं होना चाहते थे, तो आप क्या सोचेंगे? अगर मैं आपको बताऊं कि ये दो मज़हबों के बीच, दो दीन के बीच की जंग नहीं थी, ये बेसिकली एक प्योरली मफादात की, सेल्फ इंटरेस्ट की, प्रॉपर्टी की और पार का स्ट्रगल था, तो आपकी इसमें क्या थिंकिंग होगी? देखिए, बहुत कुछ लोग कहते हैं पार्टीशन में दंगे हुए, वो हुए, लेकिन अगर मैं कहूँ ये दंगे जानबूझ के कराए गए और इस तरीके की सिचुएशन बनाई गई कि पाकिस्तान अलहदा हो जाए इंडिया से। मैं जानता हूँ ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ, आप कहेंगे साहब मलंग है या पागल है या मैं कोई, मुझे ही हो सकता है आप इंतहा पसंद या कुछ बताने लगें, मगर बात यह है जी कि आज मैं आपके सामने तारीख के वो पन्ने रिविजिट करूंगा जो आज से पहले कभी नहीं किए गए। किसी तारीखदान ने, हिस्टोरियन ने इसे डिस्कस ही नहीं किया। पाकिस्तान में तो अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज यहाँ तो हिस्टोरियन की वैल्यू ही कोई नहीं, सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड फर्जी प्रोफेसरों ने तारीख लिखी और टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया। इंडिया में भी जो हिस्टोरियंस थे वो भी इस चीज़ से सरप्राइजिंगली दूर रहे। पीपल लाइक रोमिला थापर, एंड इरफान हबीब, फेमस हिस्टोरियंस, इन्होंने भी इस चीज़ को कभी टच नहीं किया। लेकिन आज मैं तारीख के उन काले पन्नों को रिविजिट करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आज से 80 साल पहले पब्लिक मैंडेट को चुराया गया। एक कहावत है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराती है। तो जो एग्जैक्टली आज इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के केस में हो रहा है, वही एग्जैक्ट चीज़ आज से 80 साल पहले हुई थी। अब ये चीज़ क्या थी? आप आज की पहले बात कर लेता हूँ। इमरान खान के अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी लगी हुई है, हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक मैंडेट को क्रश करने के लिए। आज इलेक्शन हो जाए तो 90% वोट इमरान खान के पास जाएगा और मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। डू आई लाइक द पर्सन? एब्सोल्युटली नॉट। ही इज़ नॉट अ गाय, जो ही इज़ नॉट एन आइडियल लीडर। यू टर्न भी लेते हैं, बहुत सारी कमियां हैं, शायद वो जिसे कहते हैं ईक्यू उनका इतना स्टेबल नहीं है, प्लस बहुत ज़्यादा उनकी गलत पॉलिसीज़ मुझे लगी, तालिबान हो चाहे और उनकी कैबिनेट हो, कैबिनेट सारी चोर है, सब एस्टेब्लिशमेंट के लोटे हैं। लेकिन बावजूद उसके एक पॉजिटिव है, वो है कि ये बंदा डेमोक्रेसी के लिए खड़ा है। एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट चाहता है, बिल्कुल चाहता है, लेकिन आप इंडिपेंडेंस से पहले देखें तो जिन्ना हो गए चाहे नेहरू हो गए, सब अंग्रेज़ों की ही बनाए हुए थे और बाद में इन्हीं की वजह से अंग्रेज से अलग हुए। तो इमरान खान इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बट ही इज़ लाइक अ फ्रैंकस्टाइन्स मॉन्स्टर। जिन्हें पता नहीं है फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर क्या होता है, बता दूं, ये एक तरीके का पुरानी कहानियों में जिन्न होता था जो कि एक बार चिराग से निकला और फिर वापस नहीं गया दोबारा, फिर जिसने चिराग से निकाला उसी को खा गया। तो फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर इज़ इमरान खान, और शायद पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये आखिरी होप होगा। क्या इमरान खान जीतेंगे? बिल्कुल नहीं। और वही काम होगा जो आज से 80 साल पहले हुआ, जब पंजाब का, सिंध का मैंडेट चुरा के इन्हीं ज़मींदारों ने, इन्हीं वडेरों ने और फ्रिंज लेवल पॉलिटिशियंस ने कायदे आज़म जिन्ना और इनकी मुस्लिम लीग के साथ साजिश करके लोगों की विशेस के अगेंस्ट इंडिया का ब्रेक किया और एक आपको नया मुल्क मिला। खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब, कि अगर पब्लिक मैंडेट चुराया तो इस मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, ये बात, मतलब दिस इज़ अ फैक्ट, ये होगा ही होगा। इससे पहले 71 में हुआ, जब मुजीबुर रहमान का मैंडेट चुराया गया, बांग्लादेश बना, और उससे पहले जब इंडिया में कुछ लोगों ने ये मैंडेट चुराया तो पाकिस्तान बना। अब बात यह है कि आप इस चीज़ से कितना डिनाई कर लें, लेकिन आपकी पैदाइश एक साजिश पे बेस्ड थी। तो आज उस साजिश को मैं डिस्कस करूंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने सब कुछ गलत बताया। पार्टीशन वो था ही नहीं जो आप सोचते हैं। कायदे आज़म, लियाकत अली खान, नेहरू, गांधी और पंजाब में जो चीज़ें उस टाइम पर हो रही थी, तो ऐसा है जी कि हिंदूज़ और मुसलमानों की 1400 सालों की इकट्ठी शेयर्ड हिस्ट्री है, कॉमन तारीख है। इन 1400 साल में आप देखें 1390 साल पीसफुली गुजरे हैं, रिलेटिव पीसफुली गुजरे हैं।
फिर अचानक 1940 से लेके 1946 के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और अलग हो गए, अलग मुल्क फराहम कर दिया गया। तो बात यह है जी कि मैं बचपन से ये सोचता था, मैं सोचता था दोनों मुल्कों में इतना प्यार मोहब्बत है, एटलीस्ट पीपल टू पीपल कनेक्शन इतना ज़्यादा है। कहीं भी आप बाहर मिलते हैं तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बहुत बहुत खुशी से, बहुत प्यार से मिलते हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अलहदा हो गए। तो इस पर मैंने बहुत डीप स्टडी की है, लेकिन स्टडी से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। जिस तरीके से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया, जो पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया, एक झूठ में आपने दीन मिला के और जहर भरी चीज़ें बता के, दीन का सच आपने कुछ भी नहीं बताया, आपने सारी उल्टी सीधी मौलानाओं की बातों में आके आपने लोगों का ब्रेन वॉश किया, और आज उसका रिज़ल्ट ये है कि पाकिस्तान की ये हालत है। इस हालत के पीछे आप मईशत को ज़िम्मेदार ठहराएं, सियासतदान को, फ़ौज को। बात यह है कि आपकी जो बुनियाद है, जो आपकी पैदाइश है, वो ही गलत नींव पर हुई। अगर आपका बेस ही गलत होगा तो फिर ऊपर बिल्डिंग आप चाहे 100 मंजिला बना लो, कुछ बना लो, इट विल ऑलवेज बी ऑन अ शेकी ग्राउंड। और ये शुरू से हुआ है कि पाकिस्तान हमेशा से ही शेकी ग्राउंड पर रहा है। तब झूठ क्या बोला गया साहब? पहला झूठ बोला गया आपसे कि 1000 साला हमने हिंदुओं पर हुकूमत की है। तो बात यह है जी कि इस्लाम 6 to 7 सेंचुरी में आया था। 7 सेंचुरी से 12th सेंचुरी, 400 साल तो हिंदूज़ ने डायरेक्ट रूल किया है, और बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे। हिंदू राजाज ने, जो राजा थे, उन्होंने मसाजिद बनवाई। सारे अरेबिक ट्रेडर्स आते थे जो केरला में, गुजरात में ट्रेडिंग करते थे, यहाँ से स्पाइसेस ले जाते थे, वहाँ से डेट्स लेके आते थे। एंड इट देयर वाज अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन। कभी भी हिंदूज़ ने उन्हें कर्ब करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल आए। मुग़ल में अगर औरंगज़ेब को छोड़ दें तो 400-500 साल में सिर्फ औरंगज़ेब का 50 साल का पीरियड था, जो कि औरंगज़ेब वॉज अ फैनेटिकल गाय। लेकिन उस 30-40 साल के पीरियड को छोड़ के 450 साल में जो भी आए थे, अरब्स आए थे, मुस्लिम्स आए थे, उन्होंने कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रखा। अकबर के कोर्ट में जितने भी टॉप के लीडर्स थे वो सारे हिंदूज थे। और इसी तरीके से जैसे राजा टोडरमल हो गया, मानसिंह हो गया, तो इस तरीके से देयर वाज अ कैमरेडरी। उसके बाद ये पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक में कि साहब अंग्रेज़ ने मुग़ल को हराया, मगर बात यह है जी, मुग़ल को मराठों ने हराया था। मराठा एम्पायर शायद आपने सुनी भी ना हो, मगर ये शायद सब कॉन्टिनेंट की, इस बर्रे सगीर की हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच वाली एम्पायर थी। साउथ में तमिलनाडु से लेके पेशावर तक इनके लोग थे, और इनको आई थिंक लास्ट जो एंग्लो मराठा वॉर्स हुआ था उसमें अंग्रेज़ों ने हराया। उसके बाद ही ब्रिटिश रूल इंडिया में नाफिज हुआ। तो बात यह है कि डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई गई। अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात करते हैं तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स ने इक्वल टाइम राज किया है। पूरा पंजाब, अफ़गानिस्तान और ये क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया, ये सारा का सारा सिख हिंदू लीडरशिप महाराजा रंजीत सिंह के अंडर रहा है। वो टाइम पंजाब का गोल्डन टाइम था। तो बात यह है कि इक्वली पावर डिवाइड हुई, लेकिन गलत तरीके से बताया। सेकेंडली, मुझे आप एक बात बताएं, कल को जब अंग्रेज़ आ गए, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, आई एम एन 18th सेंचुरी पर्सन, अंग्रेज़ ने आके हमला करके अपनी सरकार बना ली, अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बना ली। अब मैं कहूँ साहब, मैं अपना नाम बदल के जॉन कारपेंटर रख लूँ और फिर गाने गाने लगूँ अंग्रेज़ी और कहने लगूँ वाह जी मैं जीत गया, तो ये मेरी जीत थोड़ी ना हुई भाई। आई एम अ नेटिव ऑफ द लैंड। ये पाकिस्तान को कब समझ में आएगी? जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए तो लोगों के कन्वर्जन्स हुए। आप हिंदू थे, ये डीएनए टेस्टिंग से भी साबित हो चुका है। इंडिया के एक बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैं जो कि डीएनए टेस्टिंग में दुनिया के नंबर 1 माना जाता है, एंड ही हैज़ प्रूव्ड इट कि इंडिया के लोगों का और आपका डीएनए सेम है। तो डीएनए सेम था। आपके चलो मज़हब, दीन कन्वर्ट हुआ, कोई बुरी बात नहीं है, जिसकी जो वो है। अब वो कहते तलवार के ज़ोर पे हुआ या जो पैगंबर और उलेमा थे उन्होंने किया, वो एक सेपरेट टॉपिक है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मगर आप हिंदू थे और आप कन्वर्ट हुए, और उसके बाद आपने कहना शुरू कर दिया हमारा राज रहा था जी, हमारी गुलामी थी। अरे भाई, आपकी गुलामी कहाँ से हो गई? आप तो कन्वर्ट हुए थे।
गुलामी तो आपने तुर्कों की ना, मंगोल्स की जो भी 400-500 साल पहले की। आपकी कहाँ से हुकूमत थी? तो ये देखें, बेवकूफ़ी की बातें ना करें। ये सेम एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो इस तरीके की बातें करते हैं, टेक्स्ट बुक में मोहम्मद बिन कासिम को बताते हैं साहब ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी। मतलब आप किस किस्म की आपकी थिंकिंग है? ये एक गलत आपको चूरन बेचा गया। तो प्री पार्टीशन पंजाब में चलते हैं। पंजाब का आपको शायद पता ना हो, पंजाब वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड। यहाँ के गंदम, यहाँ का जो भी पैदावार होती थी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी, खा वो इंडिया हो, मिडिल ईस्ट हो, इनफैक्ट थाईलैंड, वियतनाम तक भी ये प्रोड्यूस जाती थी। मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, एग्रेरियन इकॉनमी थी। पंजाब 5 नदियों का पानी यहाँ मिलता था। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। और ये सारे की सारी हैप्पीनेस लेके आए थे महाराजा रंजीत सिंह का रूल, जिसके बारे में टेक्स्ट बुक में कभी नहीं बताते। प्लस जो पार्टीशन से जस्ट पहले पंजाब अपनी पीक पर पहुंच चुका था, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, पेस्टिसाइड नहीं थे, बहुत हाई। इसी वजह से आप यहाँ के लोग रिलेटिवली देखते हैं वेल ऑफ हैं। उसकी वजह क्या थी? फर्टाइल लैंड के साथ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। और ये पॉलिसी सारी की सारी पॉलिसी बनाई थी कांग्रेस ने और यूनियनिस्ट पार्टी ने। अब यूनियनिस्ट पार्टी को आप जानते नहीं होंगे, तो ये पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, लगातार पंजाब में जीतती थी। टिवाना सर छोटू राम का आपने नाम ना सुना हो, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बोलूँ पंजाब को, इस पूरे वेस्ट पंजाब को, पाकिस्तानी पंजाब को जिस आदमी का एहसान मानना चाहिए वो सर छोटू राम थे। सर छोटू राम ने ही मनी लैंडिंग का टैक्स मुस्लिम पीजेंट्री के लिए अबॉलिश किया था। पहले शायद आपको आइडिया ना हो, मनी लैंडिंग पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो आज आपके बैठे हैं ना ज़मींदार और वडेरे और लैंडलॉर्ड टाइप के लोग, इन्होंने शुरू से ही ये गवर्नमेंट के ये चाहते थे कि मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट, और इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते थे वेरी हाई, 5% पर मंथ की लोग बताते हैं, यानी 60% का सूद आप चार्ज करते थे। सूद चार्ज करना इस्लाम में हराम है, लेकिन फिर भी ये लोग करते थे। तो और चूँकि जो छोटा लैंड जो पीजेंट था वो इस सूद को नहीं दे पाता था, तो इस सूद के एवज में उससे कहते थे अपने बीवी बच्चों को भी खेतों पे काम पे लगाओ। तो ये बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉस था, और ये सारा का सारा ख़त्म किया यूनियनिस्ट पार्टी ने, सर छोटू राम ने। 1936 में इन्होंने जो किया, मनी लैंडिंग का टैक्स अबॉलिश किया, स्ट्रिक्ट पुलिसिंग की, उसी के चलते आज पंजाब मतलब बहुत राइज कर गया। इसके अलावा सर गंगा राम को शायद आप ना जानते हो, पूरा लाहौर उन्होंने बनाया था। जो भी आप देखते हैं कनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, राइट, ये पूरी, अगर आप पंजाब की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ज़मींदार लैंडलॉर्ड तबका था जो कि शायद पॉपुलेशन का 1-8% हो, और मेजॉरिटी जो लोग थे वो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में थे, पार में थे, वो सारे हिंदूज थे। और नीचे जो लैंडलेस लेबर्स थे और जो लोग काम कर रहे थे वो सारे की सारी पीजेंट्री जो थी वो मुस्लिम पीजेंट्री थी। तो इन्हीं लोगों ने ज़मींदारों के अपोजिशन के बावजूद आवाम के लिए काम किया, कैनाल सिस्टम बनाए। जो भी आज लाहौर में, सियालकोट में, फैसलाबाद, सरगोदा, आप कहीं DI खान, कहीं आप चले जाएं, जो भी आपको रोड्स दिखाई देती हैं, जो भी कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम दिखाई देता है, वो सारा का सारा अंग्रेज़ों ने तो फंडिंग की, लेकिन वो सारा का सारा हिंदूज़ ने और इन्हीं यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाया है, राइट। उनका आज अनफॉर्चुनेटली एक रोड तक नहीं है जो उनके नाम पे है, और आपने उन लोगों की फ़ोटो बना लगा रखी है। MNAs वो सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने शुरू से ही आपका ऑपरेशन किया है। तो बात यह है जी कि पंजाब की मैं आपको बता रहा था कि पार्टीशन से पहले क्या हालात थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म का जो वर्जन पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है वो हकीकत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इतने सिंपल पर्सन नहीं थे जितना पढ़ाया जाता है। ही वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैन। कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा उनके जो शायद आपको ना पता हो, आप उन्हें थर्ड पार्टी सोर्सेज से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो बात ये जी, 20 साल की उम्र में यंगेस्ट बने, द ओनली मुस्लिम बैरिस्टर जो बॉम्बे में प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने एक जो कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया। तो कांग्रेस में उस टाइम 2 दल होते थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम मतलब मॉडरेट्स कहते थे उन्हें, तो दे वर द पीपल हु वर ब्रिटिश एजुकेटेड,
वही अंग्रेज़ी लिबास पहनना, इंटरनेशनल बातें करना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से ये पास चाहते थे। उस टाइम कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं की बात ही नहीं करता था। ये अर्ली 1900s की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, इस टाइप के लोग होते थे। अच्छा, दूसरी तरफ गरम दल था, जहाँ बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इस टाइप के लोग थे जो कहते थे स्वराज करो, एजिटेशन करो। अब जिन्ना साहब का देखिए क्या था कि ही वॉज अ वेरी रिफाइंड मैन। वो पूरे उर्दू नहीं बोलते थे, गुजराती बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, लिबास उनका पूरा अंग्रेज़ों वाला था, एंड हिज थिंकिंग वाज इंटरनेशनल। आज तक कभी मसाजिद नहीं गए, हैम के शौकीन थे। हैम जो है पोर्क से बनता है, तो इस टाइप की उनकी थिंकिंग थी। बहुत ही इंटरनेशनल किस्म के आदमी थे। तो हुआ ये जी कि 1904-05 में आई थिंक उन्होंने ज्वाइन की, और अच्छा खासा इनका काम चल रहा था। अच्छा, उसी बीच हुआ जो एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट आया 1905 का। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया बंगाल का। क्योंकि देखिए 1904 और 1905 तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पर थी। एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना, एक दूसरे की सिंपैथी की बात करना, गांधी जी मुस्लिम बस्तियों में जाते थे, एक बहुत अच्छा माहौल था। अब तो लोग खैर फौत हो गए, लेकिन जो भी लोग ज़िंदा होंगे अर्लीस के, वो आपको बताएंगे कि कितना अच्छा, कितना खुशनुमा माहौल था। पंजाब के लोगों से आप पूछ लें डरली, वो कहेंगे भाई आज तक हमने तो नहीं देखा कभी हमारा हिंदुओं से कोई झगड़ा हुआ। इससे ज़्यादा झगड़े तो आजकल होते हैं। पुराने टाइम में अगर एक मर्डर भी हो जाता था ना, तो 1 साल तक शहर में इस बात का डिस्कशन रहता था कि भाई फलाने क्या मर्डर हो गया। तो इतने ज़्यादा पीसफुल टाइम्स थे। लेकिन पीसफुल टाइम्स ब्रिटेन के लिए अनपीसफुल टाइम्स होते थे, बिकॉज उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, उसका बेसिक एक ही मतलब था, हिंदू और मुस्लिम में डिवीज़न डालो। तो उसी के तहत उन्होंने 1905 में पार्टीशन किया बंगाल का, जिसे कांग्रेस ने अपोज किया, और कायदे आज़म ने भी अपोज किया। कायदे आज़म ने कहा नहीं भाई, ये जो आप काम कर रहे हो दिस इज़ रॉन्ग। इससे पहले ब्रिटिशर्स एक सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे, तो इसी तरीके के काम ब्रिटिशर्स करते रहते थे, ताकि जो है हिंदू मुस्लिम में कोई डिवाइड क्रिएट करें। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के चलते वो सब हुआ, क्या कहते हैं कि भाई मुस्लिम से मुस्लिम को वोट देंगे, हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट देंगे। तो ये एक तरीके के डिवाइड क्रिएट करने की उनकी टैक्टिक थी। लेकिन पार्टीशन के बाद, जो बंगाल के बाद जो अपराइजिंग हुई यूनाइटेड इंडिया में, पाकिस्तान में भी, ये पाकिस्तानी पंजाब सिंध में मास एजिटेशन हुए, जो आपको इमरान खान के जलसे दिखाई देते हैं। आप कभी अगर 1905 में होते और उन जलसों में जाते, तो हर आदमी एक साथ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, इस तरीके की बातें करते हुए निकलते थे, राइट। तो अंग्रेज़ ने फिर ये प्लान किया। तो हुआ क्या साहब, पार्टीशन ऑफ बंगाल हालांकि बाद में रिपील हुआ था आई थिंक 1911 में, लेकिन 1906 में अंग्रेज़ ने फिर अपनी साजिश करनी शुरू कर दी। 1906 में शिमला में आगा खान एक होते थे, ये एक तरीके के नवाब लैंडलॉर्ड टाइप के आदमी थे। इन्हें उन्होंने शिमला बुलाया, और इन्होंने शिमला बुला के इनसे कहा कि भाई आप एक काम करें, आप जो हैं मुस्लिम्स के इलेक्टोरेट्स के फेवर में कोई बातें करें कि साहब अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उस चीज़ का जिन्ना ने अपोज किया। जिन्ना साहब ने कहा कि भाई तुम कौन होते हो? बोले ये आगा खान की तो हैसियत है, ये तो कुछ भी नहीं है। बोले ये कौन होता है मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाला? तो उस बात से अंग्रेज़, और इन्होंने गुजराती नाम से न्यूज़पेपर आता था, उसमें लिखा था। तो खैर, लेकिन अंग्रेज़ मानने वाले नहीं थे। फिर लॉर्ड मिंटो ने 1906 में ही ढाका में, आई थिंक या कैलकाटा में, उन्होंने नवाब ऑफ ढाका को बुलाया, और उन्होंने एक लाहौर के होते थे, नाम बताऊंगा क्या था उनका, तो इन्हें बुलाया। अब देखिए, अंग्रेज़ों को ये एक बात समझ में आ गई थी 1906 के दौरान शुरू में कि मुसलमान उनके साथ नहीं हैं। हालांकि ब्रिटिश पॉलिसी मुस्लिम्स को फेवर करने की थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी मुस्लिम ब्रिटिश यूनिटी से कहीं ज़्यादा थी। अब इसी के चलते अंग्रेज़ों ने उर्दू ख़त्म नहीं की। जो कोर्ट की लैंग्वेज होती थी यूनाइटेड इंडिया में उर्दू थी, फेवर भी किया जाता था, लेकिन बावजूद उसके मुसलमान, चूँकि देखें एक ही लैंड के लोग थे, एक साथ क्लास में पढ़े बड़े थे, शेयर्ड हिस्ट्री थी, जो आज की डेट में झूठी तारीख पढ़ाई जाती है, वो सब नहीं थे। सो दे वर वेरी हैप्पी विद ईच अदर। कल्चर्स भी सेम थे, कस्टम्स भी सेम थे, राइट। तो लेकिन अंग्रेज़ के साथ ऐसा नहीं था, बिकॉज यू नो दे आर अ डिफरेंट रेस। तो अंग्रेज़ ने कहा कि सीड्स ऑफ डिवीज़न कैसे डालने, तो इन लोगों को बुलाया। तो
इन्होंने पहले बहुत ट्राई किया पंजाब से, सिंध से और यूनाइटेड प्रोविंसेस से लोग आ जाएं। इनके कहने में कोई नहीं आया। कुछ लोग थे सैयद अहमद खान जैसे, जो कि एएमयू के थे, जो कि इनकी बातों में आए थोड़ा बहुत, बट नो वन पेड अटेंशन। तो इन्होंने क्या किया, हर जगह के फ्रिंज एलिमेंट्स उठाने शुरू किए। फ्रिंज एलिमेंट वो लोग थे जो इलेक्शन हार चुके थे या जिन्हें कोई वोट नहीं देता था। उन्होंने कहा चलो यार कुछ नहीं मिल रहा है, अंग्रेज़ के साथ मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत क्या पता फ़ायदा हो जाए। नवाब ऑफ ढाका को बुलाया, एक लाहौर के थे, 3-4 जो फ्रिंज एलिमेंट जिन्हें कोई वोट नहीं डालता था, इस टाइप के लोगों को बुला लिया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी। क्यों? मकसद एक था, कांग्रेस को तोड़ना था। ये वही काम हो रहा था जो आज की डेट में एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इमरान खान की पीटीआई को तोड़ने के लिए लोटे हटा लिए पहले, ये जितने भी लोटे थे, और इन लोटों को हटा के अब कह रहे हैं साहब किंग्स पार्टी बनाएंगे। तो एग्जैक्टली वही काम जो पीटीआई के साथ कर रहे हैं वो इन्होंने कांग्रेस के साथ अंग्रेज़ ने करने की कोशिश की। जिन्ना साहब ने इसका अपोज किया। उन्होंने कहा था मेरी लाश पे मुस्लिम इलेक्टोरेट बनेंगे और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ गद्दारी है, जो इसे ज्वाइन करेगा वो गद्दारी करेगा। जिन्ना साहब जो थे, अगर आप देखा जाए तो इतने अपोजिशन में थे, जीने मरने की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर 1909 में उन्होंने उसी सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, सॉरी जो भी वाइसरॉय होता था, उसे इन्होंने ज्वाइन कर लिया। एक ऐसी फर्जी किस्म की काउंसिल बनी थी जिसमें वोटिंग राइट नहीं थे, तो इंडियंस को यूनाइटेड इंडिया में अंग्रेज़ ऐसे ही रखता था ताकि अपनी रिकमेंडेशन दे दें, लेकिन वो सारी डिक्री और सारी बातें अंग्रेज़ की ही चलती थी। तो इन्होंने खैर वो ज्वाइन कर ली। अब बात ये है जी, देखें जिन्ना साहब के कैरेक्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा वो पेशा क्या था। पेशे से वो वकील थे, और वकील में भी स्पेशलाइज करते थे वो सेडिशन लॉज में और प्रोबेट लॉ में। प्रोबेट लॉ मतलब विल। पहले क्या होते थे, ये नवाब ज़मींदार टाइप के लोग होते थे, जायदाद होती थी, इनकी वसीयत छोड़े आते थे, तो वसीयतनामे पे फिर लोग जो भी उनके थे वारिस औलादें, वो सारी हंगामे खड़ी कर देती, साहब मेरा है मेरा है। तो ये जो विल का काम होता है ये बहुत टेक्निकल काम होता है। आप और सिविल के अंदर आता है ये। आप क्रिमिनल केसेस में तो मर्डर वगैरह ये सारी चीज़ें जितने ही मुकदमे होते हैं दे आर रिलेटिवली सिंपल, लेकिन प्रॉपर्टी में जो विल का टेस्टामेंट का ब्रिटेन के उस टाइम पर इट वाज कंसीडर्ड एज अ ट्रिकी लिटिगेशन। इसमें आदमी को बहुत शातिर होना पड़ता है। इसमें लेन देन की सियासत चलती है। किसी ने 50,000 मांगे 10,000 में टिका लिया, किसी ने 1 लाख मांगे 20,000 में टिका लिया, किसी को डरा दिया, किसी को धमका दिया, और प्लीड करना पड़ता है। मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, बहुत गवाहियाँ होती हैं। तो प्रोबेट लॉ में कई इंडिया के नवाब और राजा टाइप के लोग थे जो इनके पास आते थे, उनके केस लड़ते थे। इसके अलावा इनकी बाल गंगाधर तिलक के हालांकि फो थे, वो नरम गरम वाला एंगल था, लेकिन उनका भी इन्होंने केस चला। अंग्रेज ने सेडिशन के चार्ज लगा दिए बाल गंगाधर तिलक पे। तो जिन्ना ने पहले इनका केस लड़ा जो खान साहब पे लगाए, खान साहब पे भी झूठे लगाए, अंग्रेज ने बाल गंगाधर तिलक पे भी झूठे लगाए थे, जिसका केस लड़ा जिन्ना ने, हार गए वो, लेकिन उसके बाद भी उन पर लगा था, उसमें वो जीत गए। फिर बहुत से इस टाइप के केस जिन्ना साहब लड़ते थे। तो देखिए फिर 1909 में यू टर्न जिन्ना साहब ने ले लिया। क्या यू टर्न ले लिया? जिस इलेक्टोरेट को वो अपोज करते थे उसी के फेवर में आ गए। फिर उसके बाद 1912 में जब वो कांग्रेस के मेंबर थे, उसके बावजूद वो मुस्लिम लीग के पास भी उनकी मीटिंग्स में भी जाकर शरीक होने लगे। क्यों? देखें वकील थे, वकील का एक काम होता है, हर आदमी जो होता है अपने प्रोफेशन के हिसाब से ढल जाता है। अब आप सोचें कि कोई पुलिस वाला है और साहब कोई मौलवी है तो उनकी क्या कहते हैं एटीट्यूड एक जैसा होगा, तो ऐसा नहीं होता। आप जिस प्रोफेशन में होते हो उसी हिसाब से बन जाते हो। वकील बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर होना पड़ता है वकील को। तो जिन्ना साहब की पर्सनल लाइफ में भी ये सारी क्वालिटीज़ आई थी। अब साहब क्या हुआ कि ये गए, उसके बाद 1914 में ये एक बार क्या कहते हैं ब्रिटेन गए। तो 2 बार ब्रिटेन गए, वो भी वॉर से जस्ट पहले या वॉर के दौरान, बीच बीच में जाते थे, लेकिन इंसिडेंटली महात्मा गांधी जो थे उनसे उनकी वहीं पहली बार मुलाकात हुई। अब चूंकि ये नरम दल के आदमी थे तो वहाँ के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे गांधी अपना गुरु मानते थे। इनके बहुत अच्छे राब्ते थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले चले गए, चल बसे। उसके बाद जिन्ना साहब अकेले पड़ गए। 1916 में होम रूल ली गई, जिसके तहत
अंग्रेज़ को देखें, अंग्रेज़ का सिंपल सा फंडा था। अंग्रेज़ कहता था भाई मुझे पैसा दो, मैं जंग लड़ रहा हूँ। 2 जंग लड़ी थी। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1916 के दौरान, इन्होंने एनी बेसेंट और 1-2 लोगों के साथ मिलकर होम रूल लीग कर दी। यानी लोगों से कहा, आवाम से कहा कि भाई अंग्रेज़ों को सपोर्ट करो, शायद इसके बदले हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाए। तो वो तो खैर देखिए क्या मिलना था, अंग्रेज़ तो बेवकूफ़ बनाने पीएचडी था, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की तरह तो नहीं था, ये तो गायब करा देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ जो था वो गोली देने में नंबर 1 था, लारी लप्पे सुनाए देता था, हाँ जी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अंग्रेज़ इन कामों में पीएचडी था। अब सब हुआ क्या, फाइनल नेल इन द कॉफिन आया। जिन्ना साहब को ये लगने लगा था कि यार वकालत बहुत हो गई। वकालत में एक बार कहते हैं जज ने उनसे कहा कि यू आर नॉट प्लीडिंग टू अ थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। तो उसने कहा सर विद ऑल ड्यू ऑनर यू आर नॉट ऑल्सो गेटिंग द यू आर नॉट ऑल्सो एड्रेसिंग अ थर्ड क्लास लॉयर। तो जिन्ना साहब की ईगो जो थी वो हायर साइड थी। 1500 रुपये महीना, किसी ने उनसे कहा था कि बार में रहोगे तो कमा लोगे, उन्होंने कहा मैं 1500 डे का कमाऊंगा, पर डे, जो कि उन्होंने कमाया भी। तो एम्बिशन उनकी बहुत हाई थी, काफ़ी हद तक इमरान खान साहब की तरह थे। लेकिन देखिए जो थॉ आया ना, जो रियलिटी आई, जब मुस्लिम लीग के साथ रह के फिर लीडर वीडर इनसे लीडरान मिलते थे, इन्हें लगा मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। लेकिन देखें साहब, फिर गांधी जी आए और खिलाफत मूवमेंट आया सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़। यहाँ के मुसलमानों ने यहाँ पे धरने और एहतजाज शुरू कर दिए। अब हालांकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाई वहाँ खलीफा मतलब यहाँ इंडिया में उस टाइम पर ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी काम होते थे। अब उसके खिलाफ, जबकि कोई सेंस कोई लॉजिक नहीं हो, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, ना वो खलीफा है ना कुछ है, आपने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ जिन्ना साहब का पहला मूवमेंट ऑफ ट्रूथ आया। ये गए, इनकी भीड़ में कोई नहीं आया, ये तकरीर करते थे, जाते थे, 2 4 5 लोग आते थे। और जब गांधी पहुँचते तो पूरा का पूरा शहर इकट्ठा हो जाता था, कराची से लेके रावलपिंडी तक और कैलकाटा से लेके तमिलनाडु तक। महात्मा गांधी वॉज द बिगेस्ट लीडर। और महात्मा गांधी के आने से ही जिन्ना साहब को ये लगने लगा था कि यार मेरी तो मतलब लीडरशिप कहाँ जाएगी। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पहले वो अगेंस्ट थे, फिर उन्हें लगा चलो एक वोट बैंक मिल रहा है, एटलीस्ट एक इसमें मेरा रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। लेकिन गांधी के खिलाफत मूवमेंट में जो गांधी जी को सपोर्ट मिला, उसके बाद हिल गए थे। क्यों? क्योंकि रिलीजियस लाइंस के अक्रॉस लोग उन्हें लाइक करते थे। अब इसका ये मतलब नहीं है गांधी अच्छे लीडर थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स थी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, बट ये बात फैक्ट है कि जिन्ना साहब और गांधी की पॉपुलैरिटी में कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट अभी भी आप देखें पूरी दुनिया गांधी को जानती है, जिन्ना साहब को शायद सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लोग ही जानते हैं, वो भी सारे नहीं जानते, इंडिया में बहुत से लोग उन्हें नहीं भी जानते। लेकिन गांधी की तो 84 में आई थिंक रिचर्ड अटनबरो की मूवी आई थी, ऑस्कर जीता था। एवरीवन, अब पनामा से लेके यूएस से लेके मैक्सिको, थाईलैंड, जापान, कहीं चले जाएं, एवरीवन नोज गांधी। सब कॉन्टिनेंट की तारीख के गांधी और माओ से बड़े, स्टालिन से बड़े, 3 4 ये लीडर हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो जिन्ना साहब ने जब देखा कि खुद के मुसलमानों का उनकी तो वोट बैंक क्या है, तो जिन्ना साहब फेल्ट अ लिटिल कॉर्नर्ड। वकील थे, और उसके बाद लास्ट में, लेकिन चलो तब भी सह रहे थे, लेकिन बाद में जो लास्ट था आया वो आया सत्याग्रह के टाइम। आई थिंक 1920s में हुआ था। 19 में जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें डायर के कहने पर गोलियां मारी थी, लाखों हज़ारों आई थिंक हिंदू मुसलमान मारे गए थे। तो साहब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया और जिन्ना साहब ने इसमें डिनाई कर दिया, एंड आई थिंक ही रिजाइंड। वो पहला मौका था जब जिन्ना साहब की लाइफ का फर्स्ट फेज़ एंड हुआ। इनकी लाइफ 3 फेजेस में चली है, शुरू से लेके 1900 से लेके 1920 तक, 1920 से लेके 1937 तक। 1937 एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। ये वो ईयर है जिस ईयर में सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, साजिश जिसके तहत पाकिस्तान मुल्क बना। मुल्क बन जाता, लेकिन जो साजिशें हुई, जो डील हुई, जो चीज़ें हुई, उसी की वजह है जो आज फ़ौज आप पे इतने जुल्म कर रही है। तो ये क्या हुआ 1920 से 37 तक क्या हुआ, जिन्ना साहब पार्ट 2 और जिन्ना साहब पार्ट 3, उसमें आप समझ जाएंगे कि किस तरीके के झूठ बोले गए और किस तरीके की चीज़ें हुई जिसके तहत आज एक, जैसे जिन्ना साहब कहते थे, मॉथ ईटन पाकिस्तान
मतलब एक पाकिस्तान जो मौत ईटेन है वो मिला, राइट। तो ये नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।